This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. You can of course call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करेंगे सेंसेक्स निफ्टी की। दिन शनिवार का है। आज का दिन बेहद खास है हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये वो दिन होता है जब आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं खुले, 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। ये वो 3 नंबर हैं जिस पर आपको फोन करना होगा 011 STD कोड के साथ, दिल्ली का कोड, और अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट राजीव रंजन। राजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Thank you, Harsh, and Rajiv, once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Domestic benchmark indices decline for the second straight week. Sensex falls 0.3% and Nifty 0.4%. US President Donald Trump announces 50% tariff on steel imports from June 4th. And at the Wall Street, the S&P 500 and Nasdaq register biggest monthly gain since November 2023. घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह भी गिरावट। सेंसेक्स 0.3% तो निफ्टी 0.4% गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून से स्टील के निर्यात पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की। और अमेरिकी बाजारों में S&P 500 और नैस्डैक में नवंबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी बढ़त रही इस सप्ताह। And now we take our look at our first headline story. US President Donald Trump has announced that he will double the tariff on steel imports from 25% to 50% to protect American industry. Speaking to Pennsylvania steel workers in Pittsburgh, Trump said America's future should be built with the strength and pride of Pittsburgh and not shoddy steel from Shanghai. In a post later on his Truth Social platform, US President said that aluminium tariffs will also be doubled to 50% and both tariff hikes would go into effect on Wednesday. Trump said $9.2 billion investment from Nippon will boost US steel and save 1 lakh jobs. He said Nippon will invest $2.2 billion in Mon Valley and $7 billion nationwide to modernize steel operations. और स्टील ऑपरेशन पे तो उन्होंने टैरिफ लगाने की 50% उसके निर्यात पर घोषणा कर दी है, लेकिन देख लेते हैं कि घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह कैसे रहे, क्योंकि हमारे श्रोता बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं शेयर मार्केट के बारे में भी। तो घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह भी गिरावट रही। लगातार दूसरा हफ्ता रहा जब गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 270 अंक गिरा है, 81,451 पर रहा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पूरे सप्ताह के दौरान 102 अंक गिरकर 24,751 पर रहा। लेकिन विस्तारित बाजारों की बात करेंगे। बीएसई मिड कैप 0.6% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप में 1% की बढ़ोतरी रही। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 कॉलर्स। सबसे पहले चलना होगा गौरा योगेश के पास, जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। योगेश, आपका स्वागत। आज के पहले कॉलर हैं आप, क्या सवाल है आपका? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मेरे सवाल 2 हैं। जो पहला मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि बाजार में जो डिपॉजिटरी हैं
जो इंडेक्स को चलाने वाले जो कंपनीज हैं वो खुद भी लगातार लिस्ट होती जा रही हैं। जैसे BSE लिस्ट हुआ, NSE की तैयारी है, TDSL है, तो ये सब लिस्ट होती जा रही हैं। तो बहुत से निवेशकों को ऐसा एक भ्रम टाइप का हो रहा है कि ये तो क्योंकि बाजार जैसे चलेगा तो ये कंपनी हमेशा ग्रो करेंगी, तो सेंसेक्स के कंपनी स्टॉक की कंपनियों के स्टॉक खरीदने के बजाय BSE का ही स्टॉक खरीद लिया जाए तो वो भी क्या इंडेक्स को खरीदने के इक्विवेलेंट है, इस आपकी क्या राय है? और दूसरा एक ट्रेंड सा चल पड़ा है बाजार में, जैसे कि हम लोग न्यूज देखते हैं तो वो एक तरीके की बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो होता जा रहा है। तो कितनी बार एक छोटे निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को या मार्केट को ट्रैक करना चाहिए कि वो हमेशा उस लक्ष्य से बच पाए कि वो सुबह ऑफिस जाते हुए रोज अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करता हुआ जा रहा है मेट्रो में। जी योगेश जी, इनका सवाल देखिए, एक आम इस मंच से हम हमेशा लोगों को ये सलाह जरूर देते हैं कि वो कैसे निवेश करें और वो निवेशक बने, न कि ट्रेडर। जी राजीव, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? हालांकि इन्होंने अपने सवाल में कुछ कंपनियों के नाम लिए हैं और जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं बेसिकली, तो इनके मन में दुविधा ये है कि क्या सेंसेक्स निफ्टी में निवेश करना और ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं इनमें निवेश करना एक जैसी बात है। तो मैं इनको एक जैसी बात तो नहीं मान सकता, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी जो है वो आपकी लगभग पूरी अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती हैं और ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को दिखाती हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स कितने बढ़ रहे हैं और पर्टिकुलरली जो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो दोनों एक चीजें नहीं है, ये एक सेक्टर की तरह से आप समझ सकते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को आप एक अच्छी संभावना वाले और तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में जरूर देख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको उनके मूल्यांकन देखने होंगे, किस मूल्यांकन पे वो शेयर चल रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जिन क्षेत्रों को लेकर के बहुत अच्छी उम्मीदें होती हैं उनके भाव उन उम्मीदों से भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, तो वहां पर आपको आकलन करना होता है कि आज आपके लिए पैसा लगाना ठीक है या नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन आपके मन में बैठा है कि सेंसेक्स निफ्टी में लगाना और ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जिनका आप नाम ले रहे हैं उनमें पैसा लगाना एक ही बात है, तो वो एक बात बिल्कुल नहीं होगी। I think clearly, you know, what we're seeing here, Rajiv, is that one is sectoral, like you have the iron and steel sector, you have the IT sector. This is a sector, and the other is an index which covers many sectors. Bilkul. Right. We have from Kolkata, Hari. Hari, welcome to the program. Please ask your question. हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हेलो जी जी, पूछिए जी। बोल रहे हैं, हम कोलकाता से बोल रहे हैं, हरी चटर्जी। हम SIP करते हैं, नया निवेशक है। हेलो जी, आप पूछिए सवाल। हरी जी, सवाल पूछिए। बोल रहे हैं टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, टाटा बिजनेस साइकिल फंड, टाटा मिड कैप, टाटा डिजिटल, इसमें क्या निवेश करना ठीक रहेगा सर? देखिए, एक तो राजीव आपको पता है और हम अपने जितने सारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनको फिर से बता दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष के शेयर की बात नहीं करते। हाँ, हम उस सेक्टर के बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि आप किसमें निवेश करें या ना करें, लेकिन इनका जो सवाल है मूल रूप से मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स से भी जुड़ा हुआ है, मिला जुला है। बिल्कुल जी। जो इन्होंने बातें पूछी हैं उसमें पहली चीज, नए निवेशक हैं और SIP के रास्ते से, SIP के रास्ते से पैसा लगा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वो अच्छे रास्ते पर हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जो कुछ नाम लिए, मुझे नहीं मालूम उन नामों की चर्चा आपके प्रोग्राम में की जा सकती है या नहीं, लेकिन एक रेड फ्लैग मैं वहां पे रखना चाहता हूं, और वो रेड फ्लैग उस पर्टिकुलर नाम के साथ नहीं है। कोई भी एक फंड हाउस, उसी के आप अलग अलग कई सारे फंड खरीद कर अपना पोर्टफोलियो भर लें, ये सही तरीका नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंडों के अंदर भी करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शेयर बाजार में करते हैं। शेयर बाजार में डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं, विविधीकरण करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आप अपनी टोकरी में अलग अलग सेक्टर के शेयर लेते हैं, एक ही सेक्टर के कई सारे शेयर नहीं ले लेते हैं। इसी तरह से आप मार्केट कैप के हिसाब से भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। यही चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी म्यूचुअल फंड में भी।
एक फंड हाउस के बहुत सारे फंड नहीं लेने हैं, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड नहीं लेने हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। इनफैक्ट बहुत ज्यादा अपना पोर्टफोलियो का विस्तार भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम होराइजन किसी के पास जो नए निवेशक हैं उनके लिए बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन होगा कि वो एक इंडेक्स फंड सेंसेक्स या निफ्टी का ले ले और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले ले। इतने से उनकी निवेश की शुरुआती यात्रा जो है वो अच्छी चल पड़ेगी। और अगर थोड़ा और लंबा समय है तो मल्टी एसेट फंड्स कैसे होते हैं? बिल्कुल, वो भी एक बहुत अच्छी श्रेणी है जिसमें मल्टी एसेट में क्या होता है कि आपको शेयर बाजार का भी एक्सपोजर मिल जाता है, निवेश मिल जाता है उसमें, साथ में डेट मार्केट का भी मिल जाता है, साथ में गोल्ड सिल्वर जैसी कमोडिटीज का भी मिल जाता है। कुछ मल्टी एसेट फंड हो सकते हैं जो शायद रियल एस्टेट में पैसा लगाते हों, तो आपको अलग अलग एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, जो बहुत अच्छी रणनीति है। प्रबोध जी के पास चलना होगा। जी प्रबोध जी, क्या सवाल है आपका? स्वागत है। This is just very simple. Actually, this is the third time possibly I'm getting this chance to speak. Thanks for the Market Mantra. Thank you, sir. Excellent program. I have questions a bit related to the investment fund by the senior people, citizens, particularly those who are doing for the, this insurance, particularly the medical insurance, which is, rising at a very high rate inflation, and the way we are able to handle is very difficult. Portability also getting restricted. More and more senior citizens having a claim in their bill. So this is something which I would like if you can enlighten little bit that the inflation rates so far as the escalation rate for the insurance sector, medical insurance sector is concerned, is absolutely very high, 14%, and also the GST 18% has not been waived off since last 3-4 years we have been talking about. So is there any possibility? What is your take on this senior citizen? जी, प्रबोध जी की जो चिंताएं हैं वो बहुत वाजिब हैं, और खास तौर पे एक जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ने लगती है और आज हर किसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से ज़रूरी हो चुका है, उसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि अगले पल किस तरह की स्थिति उनके सामने आने वाली है। लेकिन जो मैं कई तरफ से यही सुनने को मिलता है, हम भी देखते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस की जो लागत है, कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और खास करके जैसे जैसे एज ब्रैकेट आगे बढ़ता है वो ज़्यादा तेजी से चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, ज़्यादा महंगी होने लगती हैं। ये कंसर्न काफ़ी लोग जता रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस पर नियामक को, रेगुलेटर को कुछ ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक ज़रूरी चिंता हो गई है। मतलब इंडस्ट्री जिस तरह से चल रही है वो काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल बना रहा है। Right. I think also over here when we look at it, and it's absolutely valid that the expenses are high and it's getting more and more expensive. But, at one level to say that so are medical costs. So before the regulator takes any cognizance of all this and brings in some more regulation or decreases the cost, always safer to at least have some medical insurance, even if it's expensive, because the cost for any medical emergency can be sky high. जी, मैंने वही कहा कि आज की तारीख में मेडिकल इंश्योरेंस के बिना तो रहना ही मुश्किल है, सोचना ही मुश्किल है। Right. So take something and just hope for good news. इसे एक एसेंशियल कमोडिटी की तरह से या एक एसेंशियल सर्विस की तरह से आप देखें। और जो उन्होंने जीएसटी का भी पॉइंट बताया, मुझे पता है जीएसटी काउंसिल में इस पर कई बार बात हो चुकी है, और मैं तो सभी से अपील करूंगा जो भी वहां पर हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक कंसेंसस पे पहुंचे। कंसेंसस नहीं बन पा रहा है अभी तक, जिसके चलते चीजें शायद अभी मतलब एक बात पर लोग सहमत हैं कि हाँ दरों को घटाना है, घटाकर कितना लाना है ये शायद कंसेंसस नहीं बन पाया है, और मेरी तो अपील सबसे यही रहेगी कि हाँ उस पर जल्दी कंसेंसस बने। राइट। फ्रॉम कोलकाता, अभिजीत, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, से मेरा क्वेरी है, अगले 1 साल और 2 साल के लिए कौन सा 2-3 सेक्टर अच्छा करने का उम्मीद है? थैंक यू मैम। थैंक यू। जी,
देखिए, सेक्टोरल कॉल लेना बहुत आसान नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह से हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है उसमें कुछ चीज़ें आप बहुत आसानी से ये देख सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के बारे में आमतौर पे लोग मानते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे सीधे आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप ज़रूर अपना ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने डिफेंस में नई अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वहां पर वैल्यूएशन के कंसर्न काफी ऊंचे हैं, इसलिए आपको बहुत सेलेक्टिव होकर के वहां पे चुनना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हमेशा हम लंबी अवधि के लिए अच्छी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल कंपनीज को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में कई बार कुछ इंडिविजुअल समस्याएं होती हैं, तो आपको सावधानी के साथ वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो एक नज़र में मैं कह सकता हूं आईटी को लेकर के अभी काफ़ी असमंजस जैसा रुख बना हुआ है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कंसर्न बने हुए हैं, उनके अपने जो क्लाइंट कंट्रीज हैं वहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है। तो अभी आईटी को लेकर के आप शायद बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। जो मेजर सेक्टर्स हैं उनमें आप बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस थोड़ा सा एक सनराइज सेक्टर के रूप में इस तरह से आप देख सकते हैं। और इससे पहले अभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बात हो रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें जैसे अभी हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, ये पूरा बास्केट जो है वो अच्छा है, संभावनाएं अच्छी है, लेकिन हर जगह आपको इंडिविजुअल वैल्यूएशंस पे बहुत ध्यान देना होगा। राइट, एंड ऑल्सो आई थिंक समवेयर व्हाट यू सेइंग, जो सेक्टर्स द वंस दैट यू मेंशन्ड, थोड़ा टर्म अपना लंबा रखिए। वोलेटाइल बहुत है मार्केट। वो तो जैसे ही आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं वैसे ही आपको समझ के चलना चाहिए कि 3 से 5 साल कम से कम ये आपका समय होना चाहिए। जी। रत्नाकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, पूछ लें। मेरा तो अपना पोर्टफोलियो डेली टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, जो बुक प्रॉफिट होता है, वो इनकम टैक्स का 26A में दिखता है क्या? वो कभी दिखता है? वो इनकम टैक्स भरने के लिए उसका क्या ये हो सकता है? तो दूसरा सवाल है कि पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कितने टाइप्स के शेयर्स होना चाहिए, कितने स्ट्रीप्स रहना चाहिए मैक्सिमम? जी, जो प्रॉफिट है वो 26A में दिखेगा क्या? देखिए, आप 26A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसके पीछे न जाएं। जो भी आपका ब्रोकर है, आप उससे अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट लीजिए और उसके आधार पे अपना रिटर्न फाइल कीजिए। आप हर ब्रोकर जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्ट देगा आपको। उस रिपोर्ट को आधार बनाइए अपने रिटर्न को फाइल करते समय। जी बिल्कुल, और मुझे नहीं लग रहा है कि 26A में आपका कैपिटल गेन शेयर वाला अलग से दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी डीमेट अकाउंट से ऑनलाइन कर रहे हैं तो लगभग हर बैंक जो डीमेट की सुविधा देता है उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपना कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो भी है वो उसमें देख सकें, या जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो ब्रोकर आपके लिए कर रहे हैं वहां उनसे आप बात करके उसकी आप लिस्ट मंगा सकते हैं। उनका दूसरा सवाल था कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स, व्हाट टाइप्स ऑफ शेयर्स? जी, अभी एक तो हमने अभी तुरंत ही बात की थी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से रखना चाहिए, ये उसी का एक्सटेंशन आप कह लीजिए। एक सामान्य निवेशक के लिए मुझे लगता है कि 25-30 शेयरों का पोर्टफोलियो अपने आप में काफी होता है। उससे कम भी रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं। थोड़ा सा जितना आप कम करेंगे कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ेगा, जितना आप ज्यादा बढ़ाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स उतना ज्यादा आपके लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपकी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से आप 20 से 30 शेयरों का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन उसमें वापस मैं इस बात को जोड़ूंगा कि आप सीधे सीधे जब शेयरों को चुनते हैं तो आपको अपनी जो स्किल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपको शेयरों का चुनाव करने की सही तरीके से स्किल है। क्या आप बैलेंस शीट समझते हैं कंपनियों की, क्या आप कंपनियों के रिजल्ट्स को देख समझते हैं, क्या आप उनके इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, क्या इस तरह की फंडामेंटल एनालिसिस करना, या आप दूसरे तरीके से अगर जाएं तो क्या प्राइस मूवमेंट्स को देख करके टेक्निकल एनालिसिस करना। अगर ये सब चीजें आप कर सकते हैं तो जरूर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स सिलेक्ट कीजिए, खुद अपना 20 से 30 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाइए।
अगर नहीं तो बेहतर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाएं या फिर किसी एक्सपर्ट की, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं या रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाएं, उनकी सर्विसेज लें, उनकी मदद से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जी, फ्रॉम बेंगलुरु मिस्टर NR Prasad, our regular listener. Mr. Prasad, welcome. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Good evening. Hello, Gaurang. Hello, Harsh Ranjan. Mr. Rajiv, there are two questions. Yes, GDP please. for financial year 25 declared 6.5, lowest in the last 4 years. Added to that, workforce likely to reduce by 2.8%. So, how the manufacturing sector will fare in this financial year 26? That is my first question. Second question is, again, tariff war continues by US. Now, steel is going to be, imported steel will be 50% from the US. So, whatever the products related to the steel manufacturing in India, how those going to be affected? Thank you. These are my two questions, but I prefer to be answered in English because I don't understand much of Hindi. Thank you. Ji. Right. Mr. Prasad, as far as the GDP numbers are concerned, there are two ways to look at it. Firstly, the annual numbers, you rightly mentioned that 6.5% is the lowest in the last 4 years. But at the same time, if you look at the numbers quarterly, the 7.4% is a very good number and much higher than what the whole community was expecting, analyst community or the economists. So it is much better than the expectations. So we can safely assume that yes, in the last financial year, the initial 2 quarters were not so very healthy growth quarters, but and that was obvious because the election related process, the government machinery was not so active in infrastructure spending, and there are reasons for that. But now that phase is over, and we can see that capital expenditure from the government side is already increasing. That is supporting the growth. Fortunately, our agriculture sector, that is also going well, and we can see that monsoon is already progressing very well in our country, across the country, not just in a scant manner. So overall, I can assume that FY26 is going to be a good year, and we can be hopeful. राजवीर फ्रॉम गुरुग्राम इज विथ अस. राजवीर जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, कैपिटल गेन में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो टैक्स अगर लॉस होता है तो टैक्स होता है उसके ऊपर? नहीं राजवीर जी, जब भी घाटा होता है तो घाटे पर तो टैक्स कभी नहीं लगता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें. और हाँ, जो अगर आपको कभी घाटा होता है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. तो अगले कई साल तक, मेरा ख्याल है शायद 6 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने की छूट मिलती है. यानी इस साल घाटा हुआ, अगले साल आपको अगर मुनाफा होता है तो जो इस साल का घाटा है आप उसमें से अगले साल के मुनाफे में से काट सकते हैं उसे. तो आप किसी सीए से जब भी आप अपना रिटर्न भरेंगे वो आपको ठीक से समझा देंगे इसे. Now let's have some story on India economy. भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों, लचीले वित्तीय क्षेत्र और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय वर्ष 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बिल्कुल तैयार है. एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है, जिसे चौथी तिमाही में 7.4% की मजबूत वृद्धि का समर्थन मिला है. इस वृद्धि को तिमाही के दौरान पूंजी निवेश में 9.4% की वृद्धि से मदद मिली. पूरे वर्ष के लिए पूंजी निर्माण में 7.1% की वृद्धि रही. चौथी तिमाही में उद्योग और सेवा क्षेत्र में 6.5% और 7.3% की दर से वृद्धि हुई. निर्माण क्षेत्र में 6
6 तिमाहियों में सबसे अधिक 10.8% की वृद्धि देखी गई, जबकि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% की वृद्धि हुई। साल के दौरान निजी खपत में 7.2% की वृद्धि रही और निर्यात में 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि वित्त वर्ष 25 में आयात में 3.7% की गिरावट रही थी, जबकि चौथी तिमाही में इसमें 12.7% की तेज गिरावट आई। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने कहा कि घरेलू बचत में वृद्धि मुद्रास्फीति पैदा किए बिना विकास को सहारा देने में मदद करेगी। विकास हमारे अगले कॉलर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। आप सभी की पहले तो ये श्लाघा और प्रशंसा के मार्केट मंत्रा को सुनते वक्त श्रोता को ये चिंता नहीं रहती कि जो सलाह कोई दे रहा है सामने से उसमें कोई निहित स्वार्थ भी होगा। निश्चिंत होकर हम लोग सलाह मांगते हैं और सलाह सुनते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके एक्सपर्ट्स को भी और आपको भी। बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा ब्रीफ में 2 प्रश्न हैं। समझता हूं कि आप लोग किसी विशेष कंपनी का सवाल नहीं लेते, बस इसका नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि मेरा फंड किस तरह में निवेश है। आईसीआईसीआई एलीट लाइफ एक पॉलिसी है, उसमें 7 साल का मैंने 2 लाख का जमा किया प्रीमियम, अब उसकी टर्म पूरी हो गई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं सर कि इसमें लंबे समय तक इसी तरह से निवेशित रहूं तो उसमें कुछ फायदा या नुकसान है, या कि उसके बाद अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए? क्योंकि मुझे कभी कभी कोई उनके जो एजेंट्स आते हैं वो घर पे बताते हैं कि जिस दिन आप रिडीम करेंगे अपना पैसा उस दिन जो इस पॉलिसी में जो रेट्स होंगे उसके हिसाब से आपको मिलेंगे, जबकि आप लोग हमें बार बार यहाँ पे रेडियो में समझाते हैं कि जितना लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे। जी विकास जी, हम आपका सवाल समझ गए और इससे पहले कि हम इसका जवाब देने के लिए बहुत गहराई से अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, इस मंच से हम लगातार जो बात कहते हैं उसमें से एक छोटी सी गलती आपसे या आपके जैसे दूसरे निवेशकों से भी हो गई है। जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है दरअसल ये इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस के साथ इसमें निवेश की भी सुविधा है। हम इस चीज को दोबारा यहां पर रिपीट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस को जब भी इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स किया जाएगा वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। उसमें ना आपको बीमा की बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, ना आपका निवेश अच्छा होगा। अब हम दे रहे हैं राजीव जी को, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। जी देखिए, दरअसल जैसा ये बता रहे हैं कि इनके पास एजेंट्स आते हैं तो ये हो जाता है क्योंकि एजेंट्स उनके सामने जिस तरह की तस्वीर रखते हैं और हर कोई एक्सेल शीट लेकर के क्या रिटर्न रहेगा उसको जोड़ने की स्थिति में नहीं होता है, तो उनके सामने जो तस्वीर रखी जाती है उससे उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, एक ही जगह हमें बीमा की सुरक्षा भी मिल जा रही है, हमारा पैसा भी अच्छा बढ़ेगा, चलो ठीक है। लेकिन ऐसे सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि इस तरह की योजना जब भी उनके सामने रखी जाए उसके बदले वो साथ में ये सोचें कि उस योजना में जितना उनको बीमा सुरक्षा मिल रही है उतनी ही बीमा सुरक्षा अगर वो किसी टर्म प्लान में लेने जाएं तो उनकी लागत कितनी आएगी, और जो बचा हुआ पैसा है उसको वे किसी भी दूसरे तरीके से म्यूचुअल फंड में या सीधे शेयरों में कहीं लगाएं जहां पर आप लंबे समय में मोटे तौर पे उम्मीद करते हैं 12% का रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल उस तरह के सिनेरियो में अगर रख करके देखेंगे और खुद ही आकलन करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर विकल्प है तो शायद आप एक बेहतर नतीजे पर पहुंच पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियों की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, उनके अपने तर्क भी हैं बीमा कंपनियों के कि क्यों उनके प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं। कहीं पर रिटर्न कम होता है तो वो गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम्स होती हैं जिनको आप डेट से कंपेयर कर सकते हैं, आप इक्विटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जी। उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आपकी बात सही है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ये दोनों चीजें अगर आप अलग रख के देखेंगे तो शायद ज्यादा फायदे में रहेंगे। So just to quickly answer his question, he's already invested in this as a policy. So if he's looking at it as insurance, it should carry on. Otherwise, for investment purposes. नहीं, अब मैच्योरिटी हो रही है तो मैच्योरिटी हो रही है, आप पैसा निकाल सकते हैं। और जो एजेंट की बात है वो सही है कि जिस दिन आप वो रिडीम करेंगे उस दिन उस स्कीम की जो वैल्यू होगी, जैसे म्यूचुअल फंड की भाषा में कहीं एनएवी होती है, तो उस दिन की जो वैल्यू होगी उस स्कीम की उसके हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। Right. We now move on to our last headline story. In the U.S. markets, the S&P 500 and Nasdaq ended lower as U.S. President Donald Trump slammed China before sounding upbeat.
about reaching a trade deal. The S&P 500 lost 5 points to end at 5,907. The Nasdaq Composite lost 62 points or 0.32% to 19,114. Trump said China had breached an agreement with the US to mutually roll back tariffs and trade restrictions for critical minerals. We would now like to say thank you very much. थैंक यू राजीव जी, बहुत धन्यवाद. श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े. आज के लिए इतना ही. Yes, absolutely, listeners. And now before we close, a look at the headlines once again. Domestic benchmark indices declined for second straight week. Sensex falls 0.3% and Nifty 0.4%. US President Donald Trump announces 50% tariff on steel imports from June 4th. And at the Wall Street, the S&P 500 and Nasdaq register biggest monthly gain since November 2023. And that's all for today. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.